हेलो मी फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव प्राइम। आज से हम एक और शानदार सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मेनली कॉमेडी और एक्शन में बेस्ड है। मुझे यकीन है आपको ये जरूर से पसंद आएगी। प्लीज़ इस एपिसोड को एंड तक देखना, उसके बाद में डिसाइड करना ये सीरीज कैसी है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम इस एपिसोड को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं जो कि न्यूज़ में कह रहे होते हैं 7 साल का एक बच्चा है जिसकी उम्र 21 साल की हो चुकी है। ये एक मेडिकल मिरेकल है। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब कुछ कैसे हो रहा है। इस बच्चे को एक्सरे के लिए लेके जाया जा रहा है। देखिए वो बच्चा वो वहाँ से उस तरफ जा रहा है। इसके बाद में हम इस बच्चे को दिखाते हैं जिसका नाम शी जियांग है। इस बच्चे के लिए रिपोर्टर्स आई कह रहे होते हैं इस बच्चे का नाम शी जियांग है। ये लड़का न केवल 7 साल का है बल्कि इसकी पूरी बॉडी 21 साल की हो चुकी है। और न केवल बॉडी, इसका IQ भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। मेडिकल की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि किसी की बॉडी के अंदर इस तरह की रिएक्शन दिखाई दी है। अगर मेडिकल ने अच्छी तरह समझ लिया कि ये सब किस कारण से हुआ है तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। हो सकता है ये इस सदी की सबसे खतरनाक खोज हो। इसी समय हमें शी जियांग के पेरेंट्स को दिखाते हैं। उनको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो न्यूज़ में अपने बेटे को देख रहे होते हैं। शी जियांग का डैड कहता है देखो हमारा बेटा वापस से न्यूज़ में आया है। शी जियांग की मॉम कहती है उसका तो रोज का है, किसी न किसी कारण से न्यूज़ में आता ही रहता है। ये लड़का 7 साल की एज में इतना ज़्यादा खास हो गया है कि सभी लोग इसे दिखा दिखा के खूब पैसे कमा रहे हैं। इसके बाद में हम वापस से शी जियांग को देखते हैं। शी जियांग सोच रहा होता है मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। ये लाइफ क्यों बर्बाद हुई है? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट आ गए हैं। ये इंक्रीमेंट अभी नहीं आए, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ऐसे चल रहा है। जब मेरा जन्म हुआ था उसी टाइम पर मेरे नेबर के भी एक बच्चे का जन्म हुआ था। जन्म से ही हम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। फिर जब हम दोनों 1 साल के हुए तब वो पालने में झूलती थी और वहीं दूसरी तरफ मैं थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दिया था। फिर जब हम 2 साल के हुए तब उस लड़की ने पेंसिल पकड़ना सीखा और वहीं मैंने शानदार चित्र बनाना सीख लिया। 3 साल की एज तक तो मैं इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका था कि उस लड़की को ही अपनी गोद में उठाकर पूरी जगह भाग सकता था। मेरे घर वाले भी इससे बहुत ज़्यादा चौंके हुए थे कि 3 साल का एक बच्चा 3 साल की एक लड़की को इसे उठा के कैसे भाग पा रहा है। और ऐसा भी नहीं था, मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, मैं काफ़ी तेज स्पीड से भाग पाता था। इसके बाद में एक और साल बीता, मैं 4 साल का हुआ। मेरे पेरेंट्स ने एक स्कूल के अंदर मेरा एडमिशन कराया, लेकिन वहाँ पर भी मेरे साथ में बहुत सारी दिक्कतें थी। जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स टीचर से बात कर सकते थे, वो उनको टच कर सकते थे, वैसी अथॉरिटी मेरे पास में नहीं थी। अगर मैं किसी टीचर को टच भी कर देता था तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती थी। उस टाइम पर मुझे समझ में नहीं आता था मेरे साथ में ये अलग क्यों है, मैं भी तो 4 साल का ही हूँ। इसके बाद में एक और साल बीता और अब वो साल आ चुका था जब पड़ोसी भी मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर चुके थे। उनको लगने लगा था मैं किसी तरह से कोई राक्षस हूँ। इसी वजह से कभी कभी पड़ोसी मुझ पर अटैक कर देते थे। वो हर छोटी छोटी बात पर मुझ पर गुस्सा करने की कोशिश करते थे। इसी वजह से जब मैं 6 साल का हुआ तब तक मेरी स्कूल लाइफ और सोसाइटी लाइफ सब कुछ पूरी तरह से खराब हो गया था। लेकिन फिर भी अभी भी मुझे एक चीज़ सेटिस्फेक्शन था। मेरी दोस्त लिंगना, जिसका मेरे साथ में जन्म हुआ था, वो लड़की हमेशा मेरे साथ में रहती थी। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मेरे को उसके साथ में होना हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। एक तरफ मैं शानदार ऑनलाइन गेम खेलता था और दूसरी तरफ वो थोड़ा बहुत पढ़ती रहती थी। इस टाइम पर मुझे लगता था मेरी लाइफ थोड़ी सेटल है, लेकिन ये भी ज़्यादा लंबा नहीं चला। जब मैं 7 साल का हुआ तब वो भी मुझे छोड़ के चली गई। एक दिन वो मेरे घर पे आई और मुझे रोते हुए कहने लगी मेरी मॉम ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात नहीं करूं, तुम बहुत बुरे हो। अगर मैं तुमसे बात करूंगी तो मेरी मॉम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, इसलिए आज के बाद से मैं कभी भी तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। तुम कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। यही कहते हुए लिंगवान चली जाती है। यही वो टाइम था जिस टाइम पर मैं खुद को सबसे ज़्यादा अकेला फील करता था। मुझे लगता था मेरी लाइफ अब पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। इसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर्स के पास जाकर किसी तरह से खुद को ठीक करूंगा और वापस से उस एज का बच्चा बनूंगा जिस एज के बाकी लोग हैं। मुझे भी नॉर्मल बनना है। इसी उम्मीद में मैं इस हॉस्पिटल के अंदर आया हूँ। इसके बाद में हमें प्रेजेंटेबल सीन दिखाते हैं। शी जियांग का एक्सरे हो चुका है, एक्सरे की रिपोर्ट भी आ गई है। डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखता है और शी जियांग से कहता है मैंने तुम्हारी इस रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़ा है। इसे पढ़ने के बाद में मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है, तुम्हारी बॉडी की एज 21 साल की हो चुकी है और वहीं तुम्हारी नॉर्मल एज केवल 7 साल की है। यानी कि इसका मतलब तुम अपनी नॉर्मल एज से 3 गुना ज़्यादा बड़े हो। तुम समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? जब तुम 30 साल के हो जाओगे तब तुम्हारी बॉडी की एज एक 90 साल के बूढ़े जितनी होगी। यानी कि तुम ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम्हारे लिए एक चीज़ अच्छी है, तुम्हारी इंटेलिजेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तुम्हारा जो IQ लेवल है वो बाकी के सभी लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम इसी को अपनी खासियत समझो और खुश रहो। शी जियांग कहता है मुझे ये सब पहले से बताया, ये सब मत बताओ।
मुझे बस ये बताओ, क्या किसी तरह से मैं एक नॉर्मल बच्चा बन सकता हूँ? क्या मैं वापस से छोटा हो सकता हूँ, उस एज में जा सकता हूँ जहाँ पे मुझे भी होना चाहिए? शीजन की बात सुनकर डॉक्टर कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम अभी केवल एक ही काम करो, अपनी बच्ची हुई लाइफ को एंजॉय करो, जो कि तुम्हारे पास वैसे भी ज़्यादा नहीं है। जो थोड़ी सी बच्ची है उसमें जो करना चाहते हो वो करो। इसके बाद में हमें इस हॉस्पिटल के 12 सीन दिखाते हैं। एक रिपोर्टर अभी भी यहीं पर ही है। वो अपनी न्यूज़ में कह रहा होता है 7 साल के उस बच्चे का एक्सरे आ चुका है, डॉक्टर के साथ में उसकी मीटिंग चल रही है। अब बस कुछ ही सेकंड्स में वो बच्चा बाहर होता होगा। उसके बाद में हम उससे बात करेंगे और उससे पूछने की कोशिश करेंगे उसने क्या सीखा है और उसके साथ में आगे क्या हो सकता है। वो रिपोर्टर ये कह रहा होता है, तभी वहाँ पर काफ़ी सारे आदमी आ जाते हैं जिन्होंने कुछ खास कपड़े नहीं पहने होते हैं। ये सभी लोग किसी को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम गोंग जियान गुन है। इनके पास में एक कंपास है जो कि स्पेशली उसी आदमी को पॉइंट कर रहा है। उसी आदमी को ढूंढते हुए ये यहाँ पर इस हॉस्पिटल में आए हैं। ये सब के सब हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर अंदर से बाहर आने वाले लोगों को देखे होते हैं। तभी शीजियान उस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। उनमें से किसी भी आदमी का ध्यान शीजियान पे नहीं पड़ता। शीजियान सीधे जाकर एक कार में बैठ जाता है। इसी समय उन लोगों के पास में जो कंपास होता है वो घूमने लगता है। वो सब के सब उस कंपास को देखते हैं। जिसके हाथ में वो कंपास होता है वो कहता है कंपास की दिशा बदल रही है, इसका क्या मतलब है? दूसरा बोलता है इसका मतलब है जिसको हम यहाँ पे ढूंढने के लिए आए वो कहीं भी भाग रहा है, शायद उसे यहाँ पर हमारे आने का पता चल चुका है, हमें जल्दी से उसे पकड़ना होगा। तभी तीसरा बंदा बोलता है वहाँ देखो वो कार, वो तेजी से यहाँ से जा रही है, मुझे पूरा यकीन है वो लड़का उसी के अंदर है, जल्दी से उस कार के पीछे भागो। वो सभी आदमी बिल्कुल वैसे करते हैं। वो सब के सब उस कार के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन कार की स्पीड होती है तेज। वो बड़ी आसानी से उन सभी को पीछे छोड़कर बहुत दूर निकल जाती है। इसके बाद में अगले दिन शीजियान अपने स्कूल आता है। वो अपने स्कूल को देखता है और फिर सोचने लगता है अब मैं वही करूँगा जो कि मैं करना चाहता हूँ, जिसमें मुझे मज़ा आता है। उस डॉक्टर ने मुझसे कहा है मुझे वही करना चाहिए, इसलिए अब से मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगा। इसी समय स्कूल का गार्ड शीजियान के पास में आता है और उसे बोलता है हेलो सर, आप यहाँ पर क्यों आए? क्या आप अपने बेटे को इस स्कूल के अंदर एडमिशन कराना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं। स्कूल के सभी टीचर्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। वो सब के सब इस टाइम पे क्लास में होंगे। एडमिशन कराने के लिए आप प्लीज़ बाद में आइएगा। तभी शीजियान एक नोट निकालता है और उसे साइड में एक तरफ फेंकता है और चिल्ला के उस अंकल से कहता है अंकल आपके पैसे गिर गए। अंकल लपक के उस पैसे को उठाने के लिए भागते हैं। इसी समय शीजियान को मौका मिल जाता है। शीजियान जल्दी से उस स्कूल के अंदर घुस जाता है। शीजियान अपनी क्लास में आता है जो कि सेकंड क्लास। इस क्लास के अंदर सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन शीजियान अकेला होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। शीजियान लिंग के पास आके बैठ जाता है और उसे कहता है लिंग, अब हम दोनों डेस्कमेट्स हैं, हम दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। लिंग का इस बात से मुंह उतरा होता है। वो नीचे की तरफ मुकर के बैठी होती है और शीजियान बहुत खुश होता है। तभी टीचर क्लास में आता है और उन सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर देता है। स्टूडेंट बोर्ड की ओर पढ़ा रहा है, लेकिन शीजियान का बिल्कुल भी ध्यान उस बोर्ड पे नहीं है। वो लिंग से बात कर रहा है। वो लिंग को लगातार कुछ ना कुछ कहता रहता है। लिंग धीरे धीरे इरिटेट हो जाती है। वो फिर एकदम जोर से चिल्लाती है और शीजियान से कहती है शीजियान बिल्कुल चुप रहो, मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। तुम्हारी वजह से मेरी स्कूल लाइफ पूरी तरह से खराब हो रही है, क्योंकि मैं तुमसे बात करती हूँ इस वजह से कोई और स्टूडेंट मुझसे बात नहीं करता। उन सभी को लगता है मैं बहुत अजीब दोस्त बनाती हूँ, तुम प्लीज़ मुझसे बात मत करो। ये कहते हुए लिंग रोने लगती है। शीजियान लिंग को शांत करने लगता है और उसे कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने आया था। मेरे को तुम्हें एक बात बतानी है। आज मैं डॉक्टर के पास में गया था। डॉक्टर्स ने मुझसे कहा है मैं केवल 30 साल तक जिंदा रहूँगा। 30 साल की एज में मेरी बॉडी 90 साल की हो जाएगी और फिर मैं मर जाऊँगा। ये सुनते ही लैंग को रोना बंद हो जाता है। लैंग जो पहले शीजियान से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, उसे शीजियान के ऊपर तरस आने लगता है। शीजियान आई कहता है मेरी लाइफ बहुत छोटी सी है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है अब मैं और ज़्यादा गेम्स नहीं खेलूँगा, अपनी लाइफ के अंदर सीरियस होऊंगा और केवल वही काम करूँगा जिससे मुझे कुछ अच्छा मिल सके। लिंग रोते हुए शीजियान से कहती है शीजियान क्या ये सच है? तुम मरने वाले हो, तुम्हारी सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब है, इसके बावजूद भी मैं तुम पर चिल्ला गई, मुझे माफ़ कर दो। शीजियान कहता है नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तो सारी गलती मेरी ही है। मैंने ही तुम्हें इतना ज़्यादा इरिटेट कर दिया है, तुम्हें खुद के ऊपर बिल्कुल भी ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है। शीजियान ये कह रहा होता है तभी स्कूल के एक साइड की दीवार टूट जाती है। उस दीवार के टूटते ही काफ़ी सारे लोग अंदर घुस जाते हैं। ये सारे वही लोग हैं जिसे हमने उस टाइम पर उस कार के पीछे भागते हुए देखा था। जैसे ही वो दीवार टूटती है शीजियान जल्दी से लिंग को उठा लेता है और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो थोड़ा सा दीवार से दूर हट जाता है। इसके बाद में शीजियान उन लोगों की तरफ देखता है और उनसे चिल्ला कहता है तुम लोग कौन हो? शीजियान ये कह रहा होता है तभी अचानक से एक बैट सीधा के उसके सर पे पड़ता है। शीजियान का सर खुल जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद में उन सभी लोगों में से 2 लोग उस स्कूल के गेट पे आते हैं। गार्ड उन्हें आता देख लेता है। गार्ड को सब कुछ समझा जाता है। गार्ड जल्दी से पुलिस में कॉल करने लगता है और उनसे कहता है यहाँ पर हमारे स्कूल में आतंकवादी घुस आए हैं
उन्होंने पूरे स्कूल को हाईजैक कर लिया है, जल्दी से आप किसी को भेजिए। इसी समय वो दोनों आदमी उस स्कूल के गेट के पास पहुंच जाते हैं। उनमें से कोई स्किल यूज करने लगता है। वो जोर से चिल्लाता है, अर्थ स्टाइल स्किल। वो स्किल बनाते वक्त एक पॉज भी बनाता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वहां पर किसी भी स्किल का कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं देता। उसका दूसरा साथी उसके सिर पर मारता है और उसे कहता है, क्या कर रहे हो तुम जानते नहीं इस टाइम पर हम अर्थ पे हैं। अर्थ पे हमारी कोई भी स्किल काम नहीं करेगी, सारा काम मैन्युअली करना पड़ेगा। इसके बाद में वो दोनों एक चेन की मदद से उस स्किल को लॉक कर देते हैं और वापस से अंदर की तरफ जाने लगते हैं। गार्ड चिल्ला के उन दोनों से कहता है, ए कौन हो तुम और तुमने इस स्कूल को हाईजैक क्यों किया है। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।